हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रमास। दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज इंपॉर्टेंट कमिटीज के बारे में। अभी इंपॉर्टेंट कमिटीज कब की है, कैसी है, क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी और इसकी क्या उपयोगिता है हमारे एग्जामिनेशन में, मतलब कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि हम इसको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। अब देखिए, बहुत सी ऐसी चीजें होती है कि जो कि जरूरी तो होता है, लेकिन उसमें एग्जामिनेशन में उतना उसका इम्पैक्ट नहीं होता है, एग्जामिनेशन में उस तरीके से नहीं पूछे जाते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम सरसरी निगाहों से पढ़कर छोड़ देते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आ ही जाए, लेकिन वैसे क्वेश्चंस या फिर वैसे टॉपिक्स जहां से ईच एंड एवरी ईयर क्वेश्चंस आ ही रहे एग्जामिनेशन में, उसको पढ़ लेना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसी वजह से आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट कमिटीज के बारे में। ये कैसे इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, कब के इंपॉर्टेंट कमिटीज। अब देखिए, कमिटीज वर्ड से आपको एक बात समझ में आया होगा कि कमिटीज तो हर दिन बनते ही रहता है, मतलब हर साल कम से कम 10-15 कमिटीज हमारी गवर्नमेंट बनाती रहती है। लेकिन जैसे कि अभी आपने सुना होगा रोहिणी कमीशन या फिर मंडल कमीशन, काका केलकर कमीशन, ठक्कर कमीशन, ये वैसी कमिटीज हैं जो कि इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब कि अगर मैं ये कहूं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की बनी हुई कमिटीज हैं। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं प्री इंडिपेंडेंस एरा की बनी हुई कमिटीज। अगर मैं प्री इंडिपेंडेंस एरा की बनी हुई कमिटीज की बात करूं तो आपके दिमाग में एक प्रश्न और निकलेगा कि प्री इंडिपेंडेंस एरा की कमिटीज कहने का क्या मतलब है, कि क्या मैं बटलर कमेटी की बात कर रहा हूं, या फिर मैं रेलिक कमेटी की बात कर रहा हूं, या फिर मैं हंटर कमीशन की बात कर रहा हूं, आखिर मैं किस कमेटी की बात कर रहा हूं। तो देखिए, ये प्री इंडिपेंडेंस एरा का वह दौर है जब हमारे रूलर कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। तो आज ना तो मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब हमारे रूलर ब्रिटिशर्स थे, कोट अनकोट रूलर, और ना ही मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब हमने इंडिपेंडेंस को प्राप्त कर लिया था। आज मैं बात कर रहा हूं ट्रांजिशन पीरियड की। कौन से ट्रांजिशन पीरियड की, चलिए समझते हैं। थीमेटिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो अब देखिए, अब जैसा कि आपको पता है कि 1757 ये कौन सा ईयर है, आपको अच्छे से पता होगा। अब मैं बात करूंगा 1947 की, ये कौन सा ईयर है आपको भी अच्छे से पता होगा। ये जो दोनों वर्ष हैं हमारे भारत के इतिहास में काफी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, काफी एक महत्वपूर्ण इसकी उपयोगिता है। इन दोनों डेट ने हमारे हिस्ट्री को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। यह वह वर्ष है जब प्लासी का युद्ध हुआ था, जहां पे अंग्रेज अपने आप को एसर्ट करना स्टार्ट करते हैं और उनके लिए रास्ता काफी क्लियर हो जाता है जब वो बंगाल को जीत लेते हैं। और यह वह वर्ष है जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़कर चले जाते हैं, हमें इंडिपेंडेंस देकर चले जाते हैं, फिर हम अपनी नई भारत की नई तस्वीर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन दोनों वर्षों के, इन दोनों तारीखों के बीच का एक और समय है जिसको कि बोलते हैं हम ट्रांजिशन का फेज। अब आपको पता है कि कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन आकर क्या बोलता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देना 1948 तक, और उससे खैर वो अलग बात है कि अंग्रेज उससे पहले ही हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो उस वक्त पे क्या हो रहा था कि चिंतन का दौर चल रहा था कि आखिर किस तरीके से हम एक डाइवर्स कंट्री को, जो कि बहुत सारे फिलोसफर्स का मानना था या फिर बहुत सारे जो जियोपॉलिटिकल साइंटिस्ट थे या फिर स्कॉलर्स थे, वो कहते थे कि भारत एज अ नेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, भारत एज अ नेशन सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, ना कि सिर्फ जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज, बल्कि एथनिक डाइवर्सिटीज, बल्कि रिलीजियस डाइवर्सिटीज, बल्कि अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की डाइवर्सिटीज, करीब करीब 1600 बोली और भाषा, डायलेक्ट्स एंड लैंग्वेज मिला के यहाँ पे 1600 लोग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। इतने क्रीड के लोग रहते हैं, इतने कास्ट के लोग रहते हैं, तो एक साथ कैसे इंडिया सस्टेन कर पाएगा, ये एक चैलेंजिंग चीज था। और इसी के आधार पे उसी समय पे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी। वो घटना क्या थी कि इधर वेस्ट पाकिस्तान और इधर ईस्ट पाकिस्तान, यहाँ पे क्या हुआ था कि इन्होंने धर्म के आधार पर एक नया देश बना लिया था, और खैर आगे चलकर वही देश एग्जिस्ट भी नहीं कर पाया, सस्टेन भी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इनका बंटवारा हो चुका था खुद में ही, और ये टूटकर अलग हो गए थे, जिसको कि आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो जब बहुत से लोग यह कह रहे थे कि इंडिया एज ए नेशन सस्टेन नहीं कर सकता है, वैसे सिचुएशन में हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि किस तरीके से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा ड्राफ्ट करें, कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे लिखे
ताकि हम एज ए नेशन सस्टेन कर पाए। बिकॉज उस समय सिर्फ और सिर्फ ये चैलेंज नहीं था कि हम डाइवर्सिटी से भरे हुए थे, उस समय और भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या था कि हम बहुत ही ज्यादा कोलैप्स हो चुके थे। किस तरीके से कोलैप्स हो चुके थे? हम फाइनेंशियली कोलैप्स हो चुके थे। अब उस वक्त हमारी जो जीडीपी थी वो करीब करीब 0 पॉइंट समथिंग के आसपास थी, 5 और 0.6 के आसपास थी पूरे दुनिया के जीडीपी से अगर कंपेयर करें तो। उसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि उस वक्त पे लिटरेसी रेट काफी कम थी, शायद 9% के आसपास हमारी लिटरेसी रेट थी। ऐसे सिचुएशन में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, वैसे सिचुएशन में 1951 में जनरल इलेक्शन कराना, दिस वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टास्क फॉर आवर फाउंडिंग फादर्स। लेकिन फिर भी हमारे ऐसे महान राजनेता थे, ऐसे हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने उस असंभव कार्य को कर दिखाया। और भारत अभी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है पूरे दुनिया के सामने, ना कि सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत आगे हैं। इसी के साथ साथ अभी हमने अपना चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उस प्लेस पे लैंड कराया है जहां पे अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंच सका था। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी में जाने जाते हैं। उसी के साथ साथ हमारा जो डेमोग्राफी है वो भी काफ़ी ही ज़्यादा रिच है, काफ़ी ही ज़्यादा स्किल्ड है। हम नासा से लेकर अलग अलग अंतरिक्ष एजेंसी, अलग अलग दुनिया के अलग अलग आईटी कंपनी में या फिर दुनिया के अलग अलग हेल्थ सेक्टर में हम अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे हुआ था, इसके पीछे आज हम कहानी, इसके पीछे की जो कहानी है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कमिटीज की। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड था कैबिनेट मिशन के आने के बाद और 1947 जब आज़ादी मिल गई थी, जब अंतरिम गवर्नमेंट का गठन हो रहा था, इसी बीच हमारे फाउंडिंग फादर्स ने सोचा कि चलो अब हम आज़ादी की नई लड़ाई तो आज़ादी की लड़ाई तो जीत चुके हैं, लेकिन एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है कि किस तरीके से हम अपने आप को सस्टेन करें। इन कमिटीज के जरिए बहुत से डिसीजन लिए गए थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि इन कमिटीज के हेड कौन कौन थे, उन कमिटीज का नाम क्या था और उस कमिटी का काम क्या था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और इस संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले अस्थाई अध्यक्ष भी बनते हैं। तो इनका काम क्या था? इनको कमिटी का हेड बनाया गया था, कमिटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। अब किस तरीके का रूल्स को फॉलो किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में किनको इलेक्ट किया जाता है, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि आगे चल के देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। तो इनको कौन सा काम दिया गया था? कमिटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। अब इस प्रोसीजर का क्या मतलब है, कहाँ का प्रोसीजर? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रोसीजर है किस तरीके से हम हाउस के बिजनेस को अच्छे तरीके से स्मूथली रन करेंगे। अब देखिए, आपको यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम मिलेगा, जो कि आगे चल के हमारे देश के क्या बनते हैं? पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और अंतरिम गवर्नमेंट को लीड भी यही कर रहे थे। मतलब जो अंतरिम गवर्नमेंट थी 1951 1946 से 1951 के बीच में इन्होंने ही क्या किया था, कंट्री को लीड किया था। तो उस वक्त पे इन्होंने किस किस कमिटी की चेयरमैनशिप संभाली थी? सबसे पहले बात करेंगे स्टीयरिंग कमेटी की चेयरमैनशिप इन्होंने संभाली थी। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी जो बनाई गई थी कि किस तरीके से हम फाइनेंस का एलोकेशन करेंगे, किस तरीके से स्टाफ्स को मैनेज करेंगे, उसकी कमेटी के भी हेड कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वही मैं अगर बात करूं कि एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग। अब नेशनल फ्लैग के ऊपर भी एक कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष किनको रखा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। और वहीं मैं अगर बात करूं कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की, तो इसके अध्यक्ष भी बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और यूनियन पावर्स कमेटी, आखिर यूनियन के पास किस तरह के पावर्स होंगे, उसके भी जो चेयरमैन बनाए गए थे इस कमेटी के, वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए कि यूनियन के पास किस तरह का पावर होगा। तो यूनियन का क्या मतलब हो गया यहाँ पे? अब स्टेट को ना 2 डोमिनियन में डिवाइड किया गया था। अब एक यहाँ पे कंफ्यूजन है पॉलिटिकल साइंस में, या फिर मैं पॉलिटी की बात करूं तो स्टेट का क्या मतलब होता है? अगर मैं आपसे बोलूं स्टेट का क्या मतलब होता है, तो स्टेट का मतलब होता है राष्ट्र, देश। जैसे कि हम कॉमन वर्ड में बोल देते हैं कि पंजाब, हरियाणा या फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गोवा और महाराष्ट्र, ये सभी क्या है? स्टेट्स हैं। लेकिन स्टेट्स नहीं है, स्टेट तो इंडिया है, लेकिन ये स्टेट के पार्ट्स हैं। स्टेट का जो छोटा यूनिट है, छोटे यूनिट्स हैं ये सभी के सभी, जो जिसको क्या हम स्टेट बोलते हैं। तो स्टेट किस 2 तरीके में डिवाइड होगा, एक हो यूनियन होगा
जिसको कि बोलेंगे जहाँ पे रूल करेगी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, वहीं दूसरी ओर जो उसका जो छोटा पार्ट होगा उसको बोलेंगे हम स्टेट। तो उसके पावर्स के, यूनियन के पास किस तरह के पावर्स होंगे, उसके कमेटी के जो हेड थे, जो चेयरमैन थे, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब देखिए बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देश को एकीकृत किया था, इंटीग्रेट किया था प्रिंसली स्टेट से, जो कि लगभग 565 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था देश, उसको इंटीग्रेट किया था। और कुछ जगह पे इनको चैलेंजेस भी देखने को मिले, जैसे कि जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद। यहाँ पे अलग अलग ऑपरेशंस और अलग अलग टैक्टिक्स के जरिए इन्होंने क्या किया, उसको भी इंटीग्रेट कर दिया इंडिया के अंदर में। और इनको किस कमेटी का हेड बनाया गया था, द एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। जो एक्सक्लूडेड एरियाज थे उस कमेटी का भी हेड बनाया गया था इनको। और ये आगे चलकर देश के क्या बनते हैं, पहले गृह मंत्री बनते हैं, होम मिनिस्टर बनते हैं, और इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी, अगर मैं ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करूं तो उसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बनते हैं, जिनको कि हम लोग भारत के लोकतंत्र के रचयिता, भारत के संविधान के रचयिता के नाम से भी जानते हैं। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी क्या था, ड्राफ्टिंग कमेटी वही था कि जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसा कि आपको पता है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, अलग अलग दुनिया भर के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के, चाहे यूएसएसआर हो, तत्कालीन यूएसएसआर हो, अभी जिसको कि हम लोग रशिया के नाम से जानते हैं, जर्मनी हो, जापान हो, आयरलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, इन सारे कंट्रीज का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन था, पहले इन्होंने इसको अध्ययन किया अच्छे से, उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट को बोलते थे ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड किसको बनाया गया था, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेडेंशियल कमेटी की अगर मैं बात करूं तो अल्लाडी कृष्णा स्वामी अय्यर को बनाया गया था। वहीं मैं हाउस कमेटी की बात करूं तो पट्टभी सीतारमैया को बनाया गया था। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी की अगर मैं बात करूं तो के मुंशी साहब को बनाया गया था, बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उस समय के। कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जीबी मालवंकर को बनाया गया था इसका, जो कि क्या थे, हमारे लोकसभा के पहले स्पीकर बनाए गए थे। माइनॉरिटीज सब कमेटी की अगर मैं बात करूं तो एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। और फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी की बात करूं तो जे.बी. कृपलानी को बनाया गया था। वहीं मैं बात करूं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज इन असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी के अध्यक्ष तो गोपीनाथ बरदोलई को बनाया गया था, जो कि असम से ही आते थे, उसी एरिया से आते थे, नॉर्थ ईस्ट से। वहीं मैं अगर सबसे लास्ट कमेटी की बात करूं, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन आसाम सब कमेटी की अगर मैं बात करूं तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे ए.वी. ठक्कर। तो दोस्तों ये कमेटीज थी जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, मतलब कि पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस का जो टाइम था, प्री मैं इधर लिखता हूं पोस्ट, आप आगे का मतलब इंडिपेंडेंस समझ जाएंगे। ये जो टाइम था, इस टाइम पे जो कमिटीज बनी गई थी, जिसको कि हम लोग ट्रांजिशन का टाइम बोलते हैं, उस कमिटी के चेयरपर्सन का नाम आज हम लोगों ने जाना आज के इस शॉर्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।